Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is NASA सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो हम जानेंगे जो नासा का सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट है इसके बारे में। नासा इज ट्रांसलेटिंग द इमेजेस एंड डाटा ऑब्टेन्ड यूजिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इनटू साउंड। नासा जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है जो इमेज और डाटा जिसको कि ऑब्टेन किया गया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मदद से साउंड में। सोनिफिकेशन होता क्या है? सोनिफिकेशन इज द यूज ऑफ नॉन स्पीच ऑडियो टू कन्वे इंफॉर्मेशन और परसेप्चुअलाइज डाटा। नासा डिड थ्रू फॉर कॉस्मिक क्लिप्स इन द कैमरा नेबुला कैरिना नेबुला। सोनिफिकेशन का उपयोग होता है नॉन स्पीच ऑडियो को कन्वे करने के लिए इंफॉर्मेशन या परसेप्चुअलाइज डाटा को। नासा ने ये किया है कॉस्मिक क्लिप्स इन कैरिना नेबुला के लिए। इसका क्या बेनिफिट होगा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट का? नासा बिलीव्स दैट वर्चुअली इम्पेयर्ड पीपल विल बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम दिस सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट। नासा का मानना है कि जो वर्चुअली इम्पेयर्ड पीपल है उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट का। हाउ वियर द साउंड कैप्चर, साउंड को किस तरीके से कैप्चर किया जाता है? Similar to how written description are unique translation of visual image, sonification also translate the visual image by encoding information like color, brightness, star location और water absorption signature as sound। जैसे कि रिटन डिस्क्रिप्शन का यूनिक ट्रांसलेशन होता है विजुअल इमेज का, सोनिफिकेशन भी उसी तरीके से ट्रांसलेट करता है विजुअल इमेज को इनकोड करके इंफॉर्मेशन को, जैसे कि कलर, ब्राइटनेस, स्टार लोकेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, सिग्नेचर को साउंड के तौर पे। कैरिना नेबुला के बारे में भी हम जान लें। नेबुला इज ए क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन आउटर स्पेस बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर स्टार एंड प्लैनेट। नेबुला जो है ये क्लाउड ऑफ गैस है, डस्ट है आउटर स्पेस का, जो कि बिल्डिंग मटेरियल है स्टार और प्लैनेट के लिए। इट इज लोकेटेड इन द कैरिना सैजिटेरियस आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। द नेबुला इज अप्रोक्सीमेटली 8500 लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ। ये आपका लोकेटेड है कैरिना सैजिटेरियस आर्म में मिल्की गैलेक्सी के। नेबुला जो है वो अप्रोक्सीमेटली 8500 लाइट ईयर दूर है अर्थ से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड यूके ऑर्गेनाइज वर्चुअल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। पीआईबी का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जानेंगे हम जो इंडिया और यूके ने ऑर्गेनाइज किया था वर्चुअल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को। रिसेंटली इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एनएससीएस and UK government in collaboration with BAE System successfully designed and conducted the cyber security exercise for 26 countries as a part of International Counter Ransomware Initiative Resilience Working Group। अभी हाल ही में इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और यूके गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन में BAE सिस्टम के साथ सक्सेसफुली डिजाइन किया और कंडक्ट किया साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को 26 कंट्री के लिए। यह पार्ट था आपका इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रेसिलेंस वर्किंग ग्रुप का। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व द नेशनल साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ऑफ CRI पार्टनर नेशन डीलिंग विथ रैंसमवेयर अटैक ऑन मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये जो एक्सरसाइज है ये इन्वॉल्व करता है नेशनल साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को CRI पार्टनर नेशन के साथ, जो डील कर रहा है रैंसमवेयर अटैक से मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए। This company are responsible for the distribution of electricity to domestic consumer and are the last link the public supply. The exercise explore the complexity of the decision making around response to ransomware और critical national infrastructure। ये जो कंपनीज होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को डोमेस्टिक कंज्यूमर को, और ये लास्ट लिंक होती है पब्लिक सप्लाई की। ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सप्लोर कर रहा है कॉम्प्लेक्सिटी को, डिसीजन मेकिंग का, रिस्पॉन्स को लेकर रैंसमवेयर, क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक स्किल आर पुअर इन हिंदी बट पुअर इन रीजनल लैंग्वेज। तो बताया जा रहा है कि जो बेसिक स्किल है वो पुअर है हिंदी पे, लेकिन और ज्यादा पुअर है रीजनल लैंग्वेज में। तो ऐसा क्यों कहा गया, क्या है, हम समझते हैं। Foundational learning of student in Hindi is poor, but their performance in regional language in some states was even worse, according to a survey by Union Ministry of Education and National Council of Education Research and Training। जो एक सर्वे था जिसको कंडक्ट कराया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा, उसमें पाया गया कि जो फाउंडेशनल लर्निंग है स्टूडेंट का हिंदी में वो काफी पुअर है, जबकि परफॉर्मेंस जो है उनका रीजनल लैंग्वेज में कुछ स्टेट में वो उससे भी ज्यादा खराब है। की हाईलाइट जो था उस सर्वे का, नेशनल रिपोर्ट ऑन बेंचमार्किंग ऑफ ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। जो नेशनल रिपोर्ट है बेंचमार्क जो कि करता है ओरल रीडिंग फ्लुएंसी को, इसका एम क्या था? इट एम टू असेस द फाउंडेशनल लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ क्लास 3। इसका मकसद था असेस करना जो फाउंडेशनल लर्निंग है चिल्ड्रन का क्लास 3 के एंड तक। अगर हम हिंदी की बात करें, अराउंड 53% ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट इन 18 स्टेट्स सर्वेड आइदर लैक और हैड लिमिटेड नॉलेज एंड स्किल in reading and comprehending the Hindi language।
जो 53% क्लास 3 के स्टूडेंट है 18 स्टेट जिन पे सर्वे किया गया था, चाहे वो लैग कर रहे थे व लिमिटेड नॉलेज था उनके पास स्किल को लेकर रीडिंग और कंप्रीहेंडिंग हिंदी लैंग्वेज का, प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज, जो प्रोफिशिएंसी की बात कही गई रीजनल लैंग्वेज में, कन्नड़ की अगर हम बात करें तो एनालाइज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड केरला 59% ऑफ स्टूडेंट आइदर लैक और डिस्प्ले लिमिटेड स्किल। जो एनालाइज किया गया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला पे 59% स्टूडेंट जो है वो आइदर लैक कर रहे थे वो डिस्प्ले किया बहुत कम स्किल को। असामीज की अगर हम बात करें 67% ऑफ स्टूडेंट कुड नॉट परफॉर्म वेल इन असम एंड मेघालय, जो 67% स्टूडेंट है वो नहीं परफॉर्म कर पाए वेल असम और मेघालय पे। मलयालम 56% ऑफ स्टूडेंट कुड नॉट रीड और कंप्रीहेंड मलयालम प्रॉपरली, तो 56% स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ पाए व कंप्रीहेंड कर पाए मलयालम को प्रॉपरली। खासी की अगर हम बात करें 61% ऑफ स्टूडेंट कुड नॉट परफॉर्म वेल, तो 61% स्टूडेंट है जो कि अच्छे से नहीं परफॉर्म किए। उर्दू की अगर हम बात करें जिसको एसेस किया गया 13 स्टेट में, तो 65% लर्नर जो है वो नहीं परफॉर्म कर पाए। स्किल इन मैथ की अगर हम बात करें इस स्टडी में पाया गया कि जो मोस्ट बेसिक नॉलेज है और स्किल है न्यूमरेसी का वो भी लैक कर रहे थे और लिमिटेड थे 48% क्लास 3 स्टूडेंट के लिए। वर्स्ट परफॉर्मर अगर स्टेट की हम बात करें तो स्टेट में तमिलनाडु जो है वर्स्ट परफॉर्मर है, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर है। तो कौन सा वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट है आपको पता होना चाहिए। लिमिटेड स्किल विथ नंबर, और जो स्किल है वो भी नंबर के साथ बहुत लिमिटेड है। जो सारे स्टेट है 11 स्टेट वहां पे मोर देन 50% स्टूडेंट जो थे वो आइदर लैक कर रहे थे वह उनको बहुत कम नॉलेज था नंबर का। नॉलेज एंड स्किल की अगर हम बात करें ये जो सर्वे है ये डिवाइड करता है लर्नर को उनके बेसिक नॉलेज और स्किल के ऊपर 4 कैटेगरी पे। तो 4 कैटेगरी क्या क्या है, दोज हु लैक देम, हैव लिमिटेड प्रोफिशिएंसी, सफिशिएंट कॉम्पिटेंसी, दोज हु आर सुपीरियर। ये जो सैंपल है ये इंक्लूड करता है स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल को, गवर्नमेंट एडेड स्कूल को, प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल को, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2022 का उसको भी हम समझते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसमें जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इट एडवोकेट फॉर अ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वेयर 2 ऑफ द लैंग्वेज आर नेटिव टू इंडिया। इसमें कहा गया है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में जहां पे 2 लैंग्वेज होंगे नेटिव भारत के, मदर टंग एज ए मीडियम, जो मदर टंग होगा वो मीडियम होगा। इससे दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट क्लास 5 और प्रिफरेबली टिल क्लास 8 शुड बी इन द मदर टंग आफ्टर विच इट कैन बी टॉट एज ए लैंग्वेज। ये कहा गया है कि जो मीडियम होगा इंस्ट्रक्शन का टिल क्लास 5 तक या प्रिफरेबली क्लास 8 तक वो मदर टंग में होना चाहिए और इसको जो है बाद में लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। फाउंडेशनल लर्निंग की अगर हम बात करें तो ये फोकस कर रहा था जो इंपॉर्टेंस है फाउंडेशनल लर्निंग का उसके ऊपर। निपुण स्कीम को भी हम देखते हैं। इट इज ए नेशनल मिशन टू इनेबल ऑल चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ क्लास 3 टू अटेंड फाउंडेशनल स्किल बाय द ईयर 2026-27। जो निपुण स्कीम है नेशनल मिशन है ये इनेबल करता है सारे चिल्ड्रन को क्लास 3 के एंड तक वो अटेंड करे फाउंडेशनल स्किल को। जो ईयर इसका टारगेट रखा गया 2026-2027 का, ये स्कीम किस लिए ये पता होना चाहिए। इट एम्स टू कवर द लर्निंग नीड ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 ईयर। इसका मकसद है कवर करना जो लर्निंग नीड है चिल्ड्रन का एज ग्रुप 3 to 9 ईयर्स के लिए। इंपॉर्टेंट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, क्या इंपॉर्टेंट है मल्टीलिंगुअलिज्म का। इक्वल स्टेटस, इट गिव इक्वल स्टेटस टू ऑल लैंग्वेज एंड देयर इज इनफ वर्क, हिस्ट्री एंड रिसर्च ऑन दिस। ये जो है इक्वल स्टेटस देता है सारे लैंग्वेज को, इनफ वर्क, हिस्ट्री और रिसर्च करता है इसके ऊपर। फर्स्ट जनरेशन लर्नर, चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड इन सम केसेस दे आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर विथ नॉट मच सपोर्ट एट होम। जो मल्टीलिंगुअलिज्म है चिल्ड्रन बहुत सारे जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं और बहुत सारे केस में वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है घर पे। डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करें, इट एक्सेप्ट दैट द टीचर इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी एंड इज ऑल्सो करेक्टिंग स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। और ये एक्सेप्ट करता है कि जो टीचर है वो नहीं आते हैं प्लेस ऑफ अथॉरिटी से और वो सिर्फ करेक्ट करता है स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैटिंग ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टू फुलफिल एनर्जी नीड इज रिस्की। जो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया जा रहा है फुल एनर्जी नीड के लिए फुलफिल करने के लिए हमारा ये रिस्की हो सकता है, ये कहा गया है। हम जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया है, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, चैलेंजेस क्या है, सबको हम कंसिडर करेंगे। As per the study published in journal Nature Energy, green hydrogen would likely supply less than 1% of final energy globally by 2035। जो स्टडी जिसको कि पब्लिश किया गया है जर्नल नेचर एनर्जी पे, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो लाइकली सप्लाई जो करेगा लेस देन 1% वो फाइनल एनर्जी होगा ग्लोबली 2035 तक। ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। हाइड्रोजन व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन व्हिच हैज नो कार्बन फुटप्रिंट। हाइड्रोजन को जब प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से उपयोग करके रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उसी को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं जिसका कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता है। चैलेंजेस क्या है ग्रीन हाइड्रोजन को लेके।
लो इन्वेस्टमेंट यानी लो इन्वेस्टमेंट है, लो स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन, जो स्टेज है टेक्नोलॉजी का सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए वो भी काफी लो है। चैलेंजेस इन रैंपिंग अप द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर, अ डिवाइस इन विच ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। एक सबसे बड़ा चैलेंज है बढ़ाना सप्लाई इलेक्ट्रोलाइजर का, जो कि एक डिवाइस है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस कैपेसिटी जो है वो अभी भी बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें 2050 तक नेट जीरो इमिशन के सिनेरियो को अचीव करने के लिए। क्या रिकमेंडेशन दिया गया है? इंप्लीमेंटिंग स्ट्रांग पॉलिसी कुड रिवर्स दी सेटबैक। इंप्लीमेंट करके स्ट्रांग पॉलिसी को रिवर्स किया जा सकता है सेटबैक को। फॉस्टरिंग ग्रीन हाइड्रोजन ग्रोथ विल देयरफॉर यू रिक्वायर स्ट्रांग डेडिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड फंडिंग अलोंग द इंटायर वैल्यू चेन। फॉस्टरिंग करके ग्रीन हाइड्रोजन के ग्रोथ को आवश्यकता है स्ट्रांग डेडिकेशन की, कोऑर्डिनेशन की और फंडिंग की पूरे वैल्यू चेन के लिए। कार्बन प्राइसिंग को जो कि बेसिस है क्लाइमेट पॉलिसी का फोकस करना होगा। कार्बन प्राइसिंग एक पॉलिसी टूल है जो कि टैक्स लगाता है प्रोड्यूसर के ऊपर ग्रीन हाउस गैस एमिशन के। एक्सेलरेटिंग द रोल आउट ऑफ क्रूशियल जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी लाइक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड हीट पंप। दिस टेक्नोलॉजी मेक मोर इफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। और बढ़ावा देना होगा हमको रोल आउट को क्रूशियल जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हीट पंप हो गया। ये जो टेक्नोलॉजी है वो और ज्यादा एफिशिएंट यूज करेंगे स्केर्स रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का। सिग्निफिकेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, क्या सिग्निफिकेंस होगा ग्रीन हाइड्रोजन का? इंडिया बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री हैज ए सिग्निफिकेंट एज इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन ड्यू टू इट्स फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड एबंडेंट नेचुरल रिसोर्स। इंडिया जो कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहां पर सिग्निफिकेंट एज है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेकर, इसको फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन भी है भारत का, साथ साथ एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज भी है, यानी इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन होगा। प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल इन इंडिया इज लाइकली टू बी चीपर देन प्रोड्यूसिंग इट फ्रॉम नेचुरल गैस। अब प्रोड्यूस करना हाइड्रोजन को रिन्यूएबल से भारत में वो चीपर होगा इन कंपैरिजन अगर हम इसको प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल गैस से। तो क्या एफर्ट लिया गया इसके लिए? नेशनल हाइड्रोजन मिशन इंक्रीज प्रोडक्शन टू 5 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2030 टू मीट अबाउट 40% ऑफ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है ये इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन को 5 मिलियन मेट्रिक टन तक 2030 तक, ताकि पूरा किया जा सके 40% डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट का। तो आप सोचिए हमारा टारगेट है 40% डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट का फुलफिल कर लेने का 2030 का, तो कैसे कह सकते हैं कि ये कम है? ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया पॉलिसी जो है ये ऑफर करेगा 25 ईयर फ्री पावर ट्रांसमिशन को किसी भी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के लिए, जो कि सेटअप करेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को जुलाई 2025 के पहले। यूरोपियन यूनियन सेटअप अ टारगेट ऑफ अचीविंग 10 मिलियन टन ऑफ डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। और यूरोपियन यूनियन ने सेट किया टारगेट को कि वो अचीव करेंगे 10 मिलियन टन डोमेस्टिक रिन्यूएबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंडिंग ग्रीन कवर। तो हम जानेंगे एक्सपेंडिंग ग्रीन कवर के बारे में, क्या बेनिफिट है इसका, उसका मियावाकी मेथड के बारे में भी जानेंगे। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। Fazilka district of Punjab has become a trendsetter in expanding forest cover. As of 2021, according to data from the Forest Research Institute, the district had just 1.34% forest cover, one of the lowest in the state. जो फजीलका डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का वो एक ट्रेंड सेटर हो चुका है जिसने एक्सपेंड किया फॉरेस्ट कवर को। 2021 के समय पे जो डाटा निकाला गया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसमें डिस्ट्रिक्ट का पास सिर्फ 1.34% फॉरेस्ट कवर था, जो कि लोवेस्ट था स्टेट में। उन्होंने लॉन्च किया एक पायलट प्रोजेक्ट को जिसको उन्होंने कहा माई विलेज माई फॉरेस्ट। तो पूछा जा सकता है कि किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट ने लॉन्च किया इस प्रोजेक्ट को माई विलेज माई फॉरेस्ट? तो आपका फजीलका डिस्ट्रिक्ट ने पंजाब का लॉन्च किया है। आइडिया था कि टारगेट किया जाए अनयूज 1 एकड़ प्लॉट ऑफ लैंड को कुरनवाली विलेज पे और डेवलप किया जाए फॉरेस्ट को अप्लाई करके, जो आपका मियावाकी मेथड है। इन लेस देन अ ईयर द एफर्ट हैव बोर्न फ्रूट विद द एरिया नाउ फुल ऑफ फर्म प्लांट्स सच एज कचनार, नीम, अर्जुन, अशोक, जामुन, ग्वाबा एंड अजर। और एक साल से कम के ही समय पे जो एफर्ट था उसका फल दिखने लगा। एरिया जो है आपका वो फुल है फर्म प्लांट्स है, जैसे कि कचनार, नीम, अर्जुन, अशोक, जामुन, ग्वाबा और अदर्स प्लांट वहां पे ग्रो किए। बेनिफिट क्या है इस प्रोजेक्ट का? द फॉरेस्ट गिव रेसिडेंट ऑफ द विलेज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड दिस फॉरेस्ट आर बीइंग रेज्ड बाय आवर विलेजर। इट गिव अस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अ डिजायर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। जो फॉरेस्ट है वो रेसिडेंट को, विलेज को एक सेंस दे रहा है बिलोंगिंग का, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है इसको रेज किया गया विलेजर्स के द्वारा। इस कारण जो फीलिंग है फॉरेस्ट को लेकर, डिजायर उनका जागता है कि वो प्रोटेक्ट करे, कंजर्व करे उनको। ये जो वर्कफोर्स है वो रिक्वायर करता है कि लैक ऑफ सैपलिंग जो है वो आएंगे मैग्नेटिका के अंतर्गत। इसके पर मियावाकी मेथड है क्या जिसके तहत इतना कम समय पर यह प्रोग्रेस किया जा सका? Miyawaki method, which was devised by Japanese botanist Akira Miyawaki in 1980, is a technique to create microforests over a small plot of land. Achieving this goal requires planting a wide variety of plants in a fairly dense manner, so that plot of land has different layer of forest, such as shrubs and canopy, and not just tree.
जो मियावाकी मेथड है, इसको डिवाइस किया गया था जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी के द्वारा कब 1980 पे। ये एक टेक्निक था जिसमें क्रिएट किया गया था माइक्रो फॉरेस्ट को स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे। अचीव करके इस गोल को प्लान किया गया था वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट को फेयरली डेंस मैनर पे, ताकि जो प्लॉट ऑफ लैंड है वहां पे अलग अलग लेयर ऑफ फॉरेस्ट का, जैसे कि श्रब्स, कैनोपीज, स्टब का, ताकि सिर्फ ट्री ही ना रहे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.